नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। सुबह से ही टप टप बारिश हो रही है। उसके साथ बीच बीच में तेज हवा भी चल रही है। एक शब्द में कहें तो तूफानी मौसम। अधूरे अंधेरे में लगभग भूतिया अंदाज में खड़ा था वह पुराना छोटा 2 मंजिला घर। नाम भले ही नाइट हाउस था, लेकिन असल में यह एक मुर्दा घर था। मुकेश अंतिम संस्कार समिति का ड्राइवर था। उसका काम शवों को पहुंचाना था। वो पिछले 10 वर्षों से यह नौकरी कर रहा था। उसने हजारों लाशें श्मशान में, कब्रिस्तान में, हर जगह उसने लाश पहुंचाया है। आधी रात को निकलना उसके लिए आम बात थी, लेकिन यह नाइट हाउस जैसा मामला पहले कभी नहीं आया था। अचानक एक कॉल पाकर जब मुकेश अस्पताल से शव लेकर इस घर तक पहुंचा, रात के 1:30 बज रहे थे। रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। कहीं दूर बस बिजली चमक रही थी। कड़कड़ाहट के साथ मुर्दा घर किसी भूत की तरह अंधेरे में खड़ा था। कुछ देर हिचकिचाकर उसने कॉलिंग बेल बजाई, लेकिन कोई आवाज नहीं। शायद बेल खराब है, एक बार और देखता हूं। तभी दरवाजे के दूसरी ओर अंधेरे में एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसकी स्थिर निगाहें मुकेश को घूर रही थीं। यह दृश्य देख घबराकर मुकेश 2 कदम पीछे हट गया। Man, why are you nervous? I am David Hitler. हाँ, यही डेविड हिटलर इस नाइट हाउस मुर्दा घर का मालिक था। मुकेश ने अपने आप को शांत करके राहत की सांस ली और बोला, मेरा नाम मुकेश है, मैं अंतिम संस्कार समिति से आया हूं। कुछ देर पहले हमें यहां से एक शव के लिए फोन आया था। हाँ, मैंने ही कॉल किया था। क्या तुम जरूरी कागजात लाए हो? हाँ, गाड़ी में है, अभी लाता हूं। मुकेश ने कागजात लाकर हिटलर को दिए। वह कुछ मिनटों तक अंधेरे में उन्हें देखता रहा और फिर ठंडी आवाज में बोला, ठीक है, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं शव लेकर आता हूं। अंदर लगभग पूरा काला अंधेरा। इस वक्त इस अंधेरे शवगृह में अकेले जाना नहीं बाबा, यहां खड़े रहना ही बेहतर है। मुकेश वहीं खड़ा रहा। उधर हिटलर ने गाड़ी के पिछले दरवाजे को खोला, स्ट्रेचर आधा बाहर निकाल लिया। आमतौर पर शवों को ट्रॉली पर रखा जाता है, लेकिन यहां कुछ अलग था। मुकेश ने सोचा, अब मर गए, लगता है मुझसे ही स्ट्रेचर उठाने को कहेगा। लेकिन आगे मुकेश ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। हिटलर ने शव को गोद में उठाया और
लंबी चाल चलते हुए दरवाजे के अंदर घुस गया। अब मुकेश के पास कोई चारा नहीं था, उसे भी उसके पीछे जाना ही पड़ा। कागज पर साइन करके जब तक शव रिसीव न कर ले तब तक उसे छुट्टी नहीं मिल सकती। शव को लेकर वह बड़े हॉल में दाखिल हुआ। अंदर एक मध्यम शक्ति की टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। उसी हल्की रोशनी में पूरा बड़ा कमरा डूबा हुआ था, एकदम सन्नाटे और रहस्यमयी माहौल से भरा हुआ। हवा में तेज दवाइयों की गंध थी। पूरा कमरा अजीब अजीब चीजों से भरा हुआ था। अचानक मुकेश के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कमरे के एक कोने में 5 बेजान लाश पड़े थे। लाश पूरे सूख गए थे। ऐसा लग रहा था हिटलर इन लाशों पर एक्सपेरिमेंट करता है। मुकेश ने लाशों को नजरअंदाज किया और हिटलर की तरफ देखा। इस बीच हिटलर अपने काम में जुट चुका था। उसने शव को टेबल पर रखकर टॉर्च की रोशनी में उसकी पलकों को ऊपर उठाया, गहराई से निरीक्षण किया। अस्पताल वालों ने सच में बेहतरीन देखभाल किया है, इसलिए कम से कम 4 दिन तक तो यह बिना किसी परेशानी के ठीक रहेगा। अब तुम थोड़ा आराम से बैठो भाई, मैं इसे सुरक्षित ड्रॉर में रखकर आता हूं। मुकेश पहले ही सुन चुका था कि यह व्यक्ति शवों के मामलों में न सिर्फ सख्त बल्कि असाधारण रूप से सतर्क रहता था। यह सोचकर उसके मन में हलचल सी मच गई। ठीक है, लेकिन यह थोड़ा बैठना कितना लंबा होगा? और जल्द ही उसे इसका एहसास हो गया। कमरे की एक दीवार में बड़ी बड़ी ड्रॉर की लंबी कतारें थीं। हर एक पर एक कार्ड टंगा था जिसमें अंदर रखे शव का विवरण लिखा था। वह आदमी एक खाली ड्रॉर में शव को अंदर धकेलने लगा। फिर उसने उस पर लेबल चिपका दिया और फिर कागजों पर साइन कर दिए। बस अब मुकेश के लिए यहां एक पल भी ठहरना नामुमकिन था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और कदम खुद ब खुद बाहर की ओर बढ़ने लगे। उसने बिना समय गंवाए कागज पकड़ा और फौरन गाड़ी की ओर भागा। उस कमरे के भीतर दम घुट रहा था। अब तो ये काम छोड़कर कुछ और करना ही होगा। लेकिन यह सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। पहले नाइट हाउस में गिने चुने शव ही आते थे, महीने में ज्यादा से ज्यादा 12। फिर भी यह जगह उसे हमेशा अजीब सा डर महसूस कराती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसे बार बार यहां आना पड़ रहा था और हर बार यह डर और गहरा होता जा रहा था। दरअसल वक्त बदल चुका था। अब दिन में अंतिम संस्कार कम ही होते थे। परिवार बिखर चुके थे, बच्चे दूर बस गए थे, कुछ तो विदेशों में। अगर कोई बाहर था तो शव लाने में ही 3-4 दिन लग जाते। मजबूरी ऐसी कि तब तक शव को मुर्दा घर में ही रखना पड़ता और जब तक सारे रिश्तेदार इकट्ठा न हो जाए अंतिम संस्कार भी टलता रहता। जैसे मौत के बाद भी इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन सुबह से ही मौसम बेकाबू था। तेज बारिश के साथ सनसनाती आंधी मानो सब कुछ उड़ा ले जाने को तैयार थी। आसमान में घने बादल उमड़ रहे थे और हर तरफ तबाही का सा मंजर दिख रहा था। उफ, चलो आज पूरे दिन कोई कॉल नहीं आया, बच गए। लेकिन जैसे ही शाम हुई फोन की घंटी बज उठी। मुकेश का दिल धड़क उठा। उसने फोन उठाया। उधर से
अंतिम संस्कार समिति के मैनेजर राजेश की आवाज आई। मुकेश, एक शव लाना है प्रयागपुर के पास के अस्पताल से। इस समय गाड़ी निकालकर वहां पहुंचने में ही बहुत देर हो जाएगी, फिर शव लाकर लौटने में और ज्यादा समय लगेगा। राजेश भाई, आज रात छोड़ दो प्लीज। मैं वादा करता हूं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। पागल हो गया है क्या? ये शव पहले ही 4 दिन पुराना हो चुका है। बेटा अमेरिका में रहता है। उसने कहा था कि कल तक पहुंच जाएगा, इसलिए अस्पताल में शव को संभाल कर रखा गया था। लेकिन अब उसने खबर दी है कि उसे आने में और 4 दिन लगेंगे। सोच, इतने दिनों तक यह शव कैसे संभलेगा? और अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अस्पताल ने साफ कह दिया है कि उनकी मशीनें जवाब दे चुकी हैं। अब वे शव को 1 दिन भी ज्यादा नहीं रख सकते। अब देर मत कर, तुरंत निकल। पर वहां घर के लोग तो होंगे ना? घर वाले? वे तो कब का बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में छोड़कर निश्चिंत हो गए थे। अब उनकी जिम्मेदारी खत्म, मानो कोई रिश्ता ही न रहा हो। और अब अस्पताल वालों ने हाथ खड़े कर दिए। खबर हमें दी तो जिम्मेदारी भी हमारी बन गई, जैसे अब इस शव का कोई और ठिकाना ही न बचा हो। मतलब पूरा दारोमदार मुझ पर है? उफ। अब देर करना बेकार था। हर गुजरता पल मुश्किलें बढ़ा सकता था। जो भी हो, इस खौफनाक तूफानी रात में जब हवाएं अंधाधुंध चीख रही थीं और बारिश बेतहाशा बरस रही थी, वह शव को साथ लिए ठीक रात 8:30 बजे नाइट हाउस के भारी सनसनाते दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब और देर करना ठीक नहीं था। मुकेश ने गाड़ी से उतरकर दरवाजे की घंटी बजाई। क्या बात है, कोई है भी या नहीं? करीब 12-15 मिनट तक घनघोर सन्नाटा पसरा रहा। हवा की तेज सरसराहट और दूर कहीं गड़गड़ाते बादलों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर अचानक दरवाजा धीरे धीरे चरमराया, और जब वो पूरी तरह खुला तो जो चेहरा बाहर झांका उसे देखकर मुकेश सन्न रह गया। यह फ्रेडी था। जब उसका पिता हिटलर ड्यूटी पर नहीं होता तो वह कभी कभी नाइट हाउस का काम संभालता था, मगर उसका स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल उलट, एकदम रहस्यमयी और अजीब था। हमेशा नशे में धुत, आंखें लाल, चाल लड़खड़ाती और बात करने का तरीका बेहद बेहुदा। हालांकि चाहे उसका व्यवहार कितना ही बिगड़ा हो, एक बात तय थी, शव लाने पर ज्यादा देर नहीं करता था। बिना किसी सवाल के झटपट कागजों पर साइन करता और काम निपटा देता। लेकिन इस बार फ्रेडी के चेहरे का रंग बदला, उसकी आंखें भड़क उठी और फिर अचानक वह गुस्से से दहाड़ पड़ा, मानो किसी ने उसके भीतर सोए जानवर को जगा दिया हो। यहाँ जगह नहीं है, सारे ड्रॉर भरे हुए हैं, निकलो यहाँ से। मुकेश हक्का बक्का रह गया। पर मैनेजर साहब ने तो यहाँ शव लाने के लिए कहा था, उन्होंने जरूर बात की होगी। कौन जाने, हो सकता है, लेकिन मैंने एक बार कह दिया ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। हर कोना फुल हो चुका है। अब दिमाग मत खाओ और फौरन दफा हो जाओ। यह सुनकर मुकेश के सिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। धड़ाम, फ्रेडी ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। कैसा अजीब आदमी है ये, लगता है आज हद से ज्यादा चढ़ा ली है। न होश न तमीज, बस नशे में बड़बड़ा रहा है। मुकेश ने झट से मैनेजर को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत भी जैसे उससे रुठ गई थी। इस खौफनाक तूफानी रात में नेटवर्क भी गायब। कोई और चारा न देख उसने गहरी सांस ली, मोबाइल वापस जेब में रखा और गाड़ी में बैठ गया। पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन तब दिन का उजाला था। मैनेजर साहब ने तुरंत दूसरी जगह का इंतजाम कर दिया था और वह निश्चिंत होकर वहां शव छोड़ आया था। लेकिन आज तो मैनेजर से बात तक नहीं हो पा रही थी। अंधेरी गरजती रात, गाड़ी की खिड़कियों पर थपेड़े मारती बारिश,
और एक सवाल जो अब सिर पर हथौड़े की तरह बज रहा था। अब क्या करूं? और तभी मुकेश को अचानक कुछ याद आया, एक अहम बात जो शायद उसकी परेशानी का हल हो सकती थी। पास के एक नए प्राइवेट अस्पताल में पहले भी मैनेजर ने एक बार शव रखने का इंतजाम किया था। बारिश अब और भयानक हो चुकी थी। हवा जोर से हड्डियां चीरने वाली ठंड लेकर बह रही थी और हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। बिना एक भी सेकंड गंवाए उसने झट से गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर निकल पड़ा। घुप अंधेरा, शीशों पर तेज बारिश की बौछारें, सड़कें वीरान, और तभी कुछ दूर जाते ही सन्नाटे को चीरता हुआ उसका मोबाइल अचानक जोर से बज उठा। शायद मैनेजर साहब का फोन है, उसने सोचा और गाड़ी साइड में रोक दी। हेलो भाई, तुम शव लेकर आए थे क्या? मुकेश के हाथ ठिठक गए। बारिश की तेज बूंदें अब भी गाड़ी की छत पर पड़ रही थी, लेकिन इस सवाल ने उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट भर दी। यह आवाज इतनी अजनबी और ठंडी क्यों लग रही थी? फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि नाइट हाउस का खौफनाक मालिक था, हिटलर। हाँ, गया तो था, लेकिन फ्रेडी ने कहा कि जगह नहीं है। अरे, उसकी बातों को भूल जाओ। मैंने इतने सालों से यह कारोबार संभाला है और यह लड़का 2 दिन में इसे बर्बाद करना चाहता है। तुम फौरन वापस आओ भाई। मुकेश ने बिना एक पल गंवाए गाड़ी मोड़ी और फिर से नाइट हाउस की ओर निकल पड़ा। दरवाजे के बाहर हिटलर उसका इंतजार कर रहा था। अब जब भी मुकेश यहां आता तो अंदर नहीं जाता, वह बस शव के कागजात हिटलर के हाथ में पकड़ाकर गाड़ी में बैठा रहता। काम खत्म होने के बाद हिटलर साइन करके कागज लौटा देता। तुम बैठो भाई, मैं शव अंदर ले जाता हूं। लेकिन इस तूफानी रात में इस सुनसान जगह पर अकेले गाड़ी में बैठना, नहीं, ये ठीक नहीं था। मुकेश ने कागज हाथ में लिया और हिटलर के पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा हिटलर ने शव को एक बड़े टेबल पर रख दिया। सर, इसे जल्दी निपटा दीजिए, बाहर बारिश और तूफान का बुरा हाल है। अरे भाई, तुम ये सड़ा गला शव ले आए, इसे तो जबरदस्त दवा लगानी पड़ेगी। मुकेश पहले ही जानता था कि यह शव 4 दिन पुराना था और इसे 7 दिन और रखना था। अगर अभी सही से संरक्षित नहीं किया गया तो 7 दिन बाद यह सिर्फ एक कंकाल रह जाएगा और नाइट हाउस की बदनामी हो जाएगी। सर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नाइट हाउस का नाम ही इसलिए है, शवों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। मुकेश की आवाज में झुंझलाहट झलक रही थी, लेकिन हालात उसे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। इसीलिए यहां आया हूं, अब जो करना है जल्दी करिए। हिटलर ने एक बड़ी सिरिंज भरी बोतल से ढेर सारा फॉर्मलिन निकाला और उसे शव के अलग अलग हिस्सों में उतारने लगा। फिर उसने शव पर एक अजीब सी स्प्रे डाली और अपनी अनुभवी उंगलियों से उसे रगड़ने लगा। हवा में पहले से ही दवा की गंध फैली थी, लेकिन अब इस अजीबोगरीब प्रक्रिया को देखकर मुकेश का सिर घूमने लगा। वह जानता था
यह बूढ़ा व्यक्ति परफेक्शनिस्ट था। जब तक शव पूरी तरह संरक्षित न हो जाए वह एक भी दस्तखत नहीं करता था। हिटलर शव पर काम करते करते बोला, भाई अभी थोड़ा काम बाकी है, तुम बाहर जाकर गाड़ी में बैठो। बस आधे घंटे में सब निपटा लूंगा और पेपर पर साइन कर दूंगा। मुकेश को पहले से ही अंदेशा था। हिटलर के शव संरक्षण की कुछ गुप्त तकनीकें थीं। यही वजह थी कि यहाँ आधा सड़ा हुआ शव भी महीनों बाद तक ताजा नजर आता था। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। हाँ भाई, मैं आधे घंटे में आता हूँ। लेकिन अब आधा घंटा नहीं, पूरा 1 घंटा बीत चुका था। अंदर से कोई आवाज नहीं, सन्नाटा, भयानक सन्नाटा। शक होने पर धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने अंदर झांका तो जो नजारा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा हिटलर ने ड्रॉर खोला और उसमें से एक शव निकाला, धीरे से उसे टेबल पर रखा और फिर उसी खाली ड्रॉर में उसने मुकेश का लाया हुआ शव ड्रॉर में रख दिया। लेकिन ड्रॉर से निकाला गया शव किसी और का नहीं बल्कि खुद हिटलर का था। ये मैं क्या देख रहा हूं? हिटलर का लाश टेबल के ऊपर। तभी अचानक वह दरवाजे के सामने आ गया, सीधे मुकेश के सामने। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? गाड़ी से उतरकर क्यों चले आए? मैंने तो कहा था कि मेरा इंतजार करो। मतलब अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो फिर टेबल पर रखा वो शव किसका है? ये तो मेरा ही लाश है। तुझे भी लाश बनना है क्या भाई? डर से कांपता हुआ मुकेश दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी भगाने लगा। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। मैनेजर सतीश का फोन था। मुकेश, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत कर दी। तुम्हारी नौकरी तो गई ही, अब मेरी भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। रखिए अपनी नौकरी। मुझे जो हुआ वह मैं जानता हूं। अगर जिंदा घर पहुंच सका तो यह नौकरी छोड़ दूंगा। क्या हुआ? बताओ तो। मैं अभी घर लौट रहा हूं, एक बुजुर्ग का शव छोड़कर निकला हूं, लेकिन मैंने जो देखा वह घर पहुंचकर ही बता सकता हूं। क्या अजीब बात कर रहे हो? हिटलर को शव दे आए? हाँ, मैंने उसे शव सौंप दिया। लेकिन मुकेश, हिटलर तो आज रात अचानक मर गया। वह तुम्हारा शव कैसे ले सकता है? यह सुनकर मुकेश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब उसे समझ आ गया कि वह जिसके साथ था वह हिटलर नहीं बल्कि हिटलर का आत्मा था। फोन के दूसरी तरफ मैनेजर घबराकर बोल रहा था, मुकेश, क्या सोच रहे हो? सुनो, तुम फौरन नाइट हाउस जाकर शव और उसके कागजात वापस ले आओ। वहां अब जगह नहीं है। मैं फोन करके फ्रेडी को बोल देता हूं। लेकिन मुकेश ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और उसे जेब में रख लिया। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस भयानक तूफानी रात में मैं नाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। और लाश लेने वो तो कभी नहीं, कल सुबह होते ही ये मनहूस नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा।